हेलो फ्यूचर डॉक्टर इंजीनियर, कैसे हैं आप सब। हाय। आज फिजिक्स से डर नहीं होगा। सेशन शुरू कर रहे हैं हम। हमारा एकेडमिक सेशन है आज से स्टार्ट। क्लास 12 के लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं आज एकेडमिक में कि हमें जो फिजिक्स से डर लग रहा है उसको रिमूव करने का क्या पैटर्न है, उस पैटर्न की जो वैल्यू है उसको हम कैसे एनहांस करेंगे। उसके लिए कुछ फॉर्मेट डिजाइन करके हमें बैठना पड़ता है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट सेशन में बताया था कि हम सबसे पहले अपने टेबल से कचरा हटाएंगे और हमें स्कोरर बनना है। और हम यहाँ पर आपको डिफरेंट तरीके से ही पढ़ाने आए हैं, ऑनलाइन आए हैं। तो होम ट्यूशन में पढ़ाता हूँ, आपको सबको पता है। और होम ट्यूशन में इंडिविजुअल 1-to-1 क्लास होती है। वहां पर भी सबसे पहले हम कचरा ही हटाते हैं कि भाई क्या नहीं पढ़ना। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना पता चल गया तो कहानी स्टार्ट हो जाती है। तो अब उसी पॉइंट को आगे करते हुए हमने अपने कंटेंट को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि भाई हम क्या करने वाले हैं और क्या नहीं करने वाले। जैसे यहाँ पर हम देखें, लो जी आ गई आपकी पहली स्लाइड। इसमें मैंने क्या बताने की कोशिश करी है, हम 12th पढ़ रहे हैं। 12th में हमें पढ़ना क्या है, उसके लिए मैंने यहाँ पे जो बताने की कोशिश की है वो यही बताने की कोशिश की है कि पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको हर क्लास में बोलता हूँ, सिलेबस अगर पता है तो आप यहाँ पे अच्छे से कर पाओगे। क्लास 12th के हम टॉपिक की बात कर रहे हैं। ये सबको पता होते हैं चैप्टर्स कि भाई कौन से चैप्टर कितने हैं उसके। ये स्लाइड आपके सामने रहेगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और वो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताने की कोशिश की है कि आप इंटरेस्टेड रह रहे हो भैया। इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास 2 चैप्टर आते हैं। 16 मार्क्स का हमें यहाँ पे कंटेंट आता है। 16 मार्क्स में मुझे 2 चैप्टर करने होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड देयर कैपेसिटेंस। ये एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर हो गए क्लास 12 में। तो ये 2 चैप्टर, और तीसरे नंबर पे यूनिट नंबर 2, ये दोनों, ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट होता है। फिजिक्स में हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ना फ्लो, फ्लक्स भी बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्जेस इन देयर फील्ड है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देयर फील्ड है। उसके बाद में कैपेसिटेंस है। यहाँ पर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी और ये तीनों चैप्टर 16 मार्क्स के आते हैं, बट इनका ब्रेकेज कैसे होता है। ब्रेकेज होता है कि ये वाला चैप्टर 3 मार्क्स का आता है, ये वाला चैप्टर 7 मार्क्स का आ जाता है और ये वाला चैप्टर 6 मार्क्स का आता है। टोटल मिला करके आप देखेंगे तो 16 मार्क्स आपके मिल गए। अब क्या इस 3 मार्क्स वाले का प्रिपरेशन मैं 5 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से करूंगा कि भैया मेरे 5 मार्क्स आ जाए? बिल्कुल भी नहीं करूंगा, और ना करना चाहिए। अगर 3 मार्क के क्वेश्चन को 5 मार्क के हिसाब से कर रहे हो तो आपको उसे करना ही नहीं चाहिए। अब दिक्कत कहाँ आ रही है कि भैया ये जो हमारे पास वो हो गया कंटेंट भी 7, अब यहाँ पे 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पे 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, बट यहाँ पर कभी भी इस वाले में 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या ये चैप्टर फिर हल्का हो गया? सबसे ज्यादा कंटेंट है इसमें, सबसे ज्यादा चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और फिर उसके नंबर पे आ गया हमारे पास मैग्नेट में। मैग्नेट में हमने तो अलग अलग यूनिट में डिवाइड किया हुआ। वैसे यूनिट 3 में मैग्नेटिक इफेक्ट एंड देयर मैग्नेटिक नंबर 4 आएगा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो है क्या यहाँ पे, इस चीज को समझना है। चाहे कंटेंट सबको पता है, 12th में सब पढ़ रहे हैं इस चीज को। से एक बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, एक बच्चे का मैसेज आ रहा है, कह रहा सर लाइव आ गए आप? हाँ जी बिल्कुल लाइव आ गए, रिकॉर्डेड भी आ गए। कहने का मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक इफेक्ट एंड देयर मैग्नेटिज्म। ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम 4 मैग्नेट को 2 पार्टों में पढ़ने वाले हैं और उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट पढ़ने वाले हैं।
अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट, ये जो दोनों चीजें हैं, इनमें क्या फर्क होने वाला है, और फिर आपको बताया जाएगा कि इनमें क्या फर्क होता है। उनमें 17 मार्क्स का कंटेंट आता है। अब जब हम यहाँ पर इसकी स्टडी कर रहे होते हैं, इसमें 4 चैप्टर इंक्लूडेड कर दिए। इन 4 चैप्टर में ये जो पहला चैप्टर है ये 4 मार्क का है, ये दूसरा मैग्नेटिज्म 4 मार्क का है, ये वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये 5 मार्क का है ना। तो टोटल मिलाकर के आप देख लो कितने हो गए, 4 and 4 8 and 5 30, और कितने नंबर का बचा सिर्फ 4 मार्क्स का, ये वाला 4 मार्क्स का हो गया। तो यहाँ पर इंटरचेंज होता रहता है, ऑल्टरनेटिंग करंट कभी 5 मार्क का आ जाएगा, कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगा, या कभी मैग्नेटिज्म एंड मैटर को डाल देंगे 5 मार्क का। तो आपको ये चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम पता होनी चाहिए। दैट इज, मैं जो आपको बोल रहा हूं सिलेबस। दूसरा, मैंने आपको कल बताया था एग्जाम पैटर्न, अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है लिंक यहाँ पे दे दिया जाएगा, आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर लेना। बहुत मैंडेटरी वीडियो है वो, बेसिक वीडियो है, टॉपर कैसे बनना है, मतलब स्टडी में टॉपर कैसे बनना है, फिजिक्स को कैसे अच्छे से एक्वायर करना है, उसके बारे में अच्छे से बताया गया है वहां पर। तो अब पॉइंट क्या रहा कि हमने सबसे पहले सिलेबस को ही कंसिडर किया है जी, कोर्स का स्ट्रक्चर देखा है, मैं तो टॉपर बनना है, मेरा तो टारगेट ही यहाँ पर क्या है, टॉपर, स्कोरर, सिर्फ और कुछ नहीं। नॉर्मल स्टडी तो सब कर ही रहे, 60-70 मार्क्स आराम से आ जाते हैं, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल इंक्लूड करने के बाद 70 में से 25, 22, 23, 25 मार्क्स इजीली सब ले आते हैं। जिसने थोड़ी सी फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है वो ले आएगा। अब एनसीईआरटी भी कर ली तो भी ले आएगा 20 नंबर। तो सिर्फ एनसीईआरटी करके चले जाओ, एग्जाम्पल करके चले जाना, कुछ नहीं करना। एनसीईआरटी को 2 बार ऐसे ही गीता की तरह पढ़ के चले जाओ और सारे एक एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स करके चले जाओ, 20 नंबर आ जाएंगे। 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल में हो गए, 50 नंबर हो गए आपके पक्के। फिर भी बच्चे फेल हो जाते हैं, क्यों? तो वो पढ़ के ही नहीं जा रहे हैं। रीजन ये है। मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात ये आ गई भैया, सीधा सीधा क्या हमें करंट का पता चल गया, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टिक्स, ये पूरा पैकेट बना हुआ है, इसमें टोटल 3 चीजें हैं। सबसे ज्यादा वेटेज का हमारा ये चैप्टर हुआ करते हैं, जो आगे भी आपको स्ट्रेंथ करते हैं। कंपटीशन में भी सबसे ज्यादा जो मैं आपको हाईलाइट बताऊंगा, जिन पे मैं डॉट लगाऊंगा, वो सबसे ज्यादा आते हैं। अब रे ऑप्टिक्स आ गई, यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गया, ये 3 मार्क्स का चैप्टर है मैक्सिमम। उसके बाद में रे ऑप्टिक्स जो है, मैं इसको बोलता हूँ 9 मार्क्स का, और उसके बाद में जो चैप्टर आ गया वेव ऑप्टिक्स में 6 मार्क्स का देखता हूँ। ओनली 6 मार्क का ये मैं देखता हूँ कि 6 मार्क्स का इसमें से आता है। फिर नेचर एंड रेडिएशन आ गया, ये अकेला जो ड्यूअल नेचर है 3 मार्क का चैप्टर माना जा रहा है, और ये टोटल मिला करके 9 मार्क्स के हैं। जिसमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो चीज आ रही है, ये अकेला जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो 7 मार्क्स का है ही है। बट अगर हम इस एटम और न्यूक्लियर की बात करें, इनको 5 मार्क्स के बोलते हैं, बट मैंने देखा है कि ये ओवरऑल 9 मार्क्स के ही आते हैं। कोई 4 मार्क्स का आ गया, कोई चैप्टर कोई 5 मार्क का आ गया, तो इन दोनों में जो कॉम्बिनेशन है 9 मार्क्स का मैक्सिमम मैंने देखा है 23 ऑफ करियर, या अकॉर्डिंग टू द चेंजेस सीबीएसई जो वो करते रहते हैं। तो इसकी बात ये है कि 9 मार्क्स का आप लगाएंगे, और ये रेडिएशन 2 मार्क का माना जाता है, बट कभी कभी इसमें से 3 मार्कर भी है। 3 मार्कर क्वेश्चन कभी नहीं आया इसमें से, 1 मार्कर और 2 मार्कर आते हैं। अब ये मुझे अगर सिलेबस पता चल गया, मैं अब अपनी तैयारी फुलफिल कर पाऊंगा कि मुझे कहाँ एनर्जी देनी है, किस कंटेंट पे एनर्जी देनी है, किस चैप्टर पे कितनी एनर्जी देनी है। अब मैं अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, तो क्या मैं 3 नंबर के चैप्टर यानी कि पहले चैप्टर पे कम एनर्जी दूं? नहीं जी, ये बेसिक है बिल्कुल। क्या मैं स्टार्टिंग यहाँ पे हुई है मैग्नेट की, क्या मैं 4 नंबर को कम एनर्जी दूं क्योंकि 4 ही नंबर का? नहीं जी, सबसे ज्यादा एनर्जी इन्हीं चैप्टर्स पे देनी है आपको। ये गिफ्ट है, ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और ये चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर फील्ड आपने अच्छे से कर लिया तो भैया ये आपको गिफ्ट मिल जाएंगे, है ना। जैसे पिज्जा के ऊपर टॉपिंग एक्स्ट्रा चीज, बर्गर के ऊपर मायोनीज या एक अलग से लगा दी, वो एक्स्ट्रा टॉपिंग हो गई। या कोई भी आपने एक मील लिया, उसके साथ में कोन आपको फ्री मिल गई, ये वो कौन्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एंड ये वेटेज ज्यादा है, बट मेहनत पहले वाले चैप्टर में ज्यादा करनी पड़ेगी, तो ये होनी भी चाहिए क्योंकि ये बेस है। फिर उसके बाद में ये बेस है, उसके बाद में यहाँ पे ये ऑल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में
ये बेस नहीं है क्योंकि ये अलग कंटेंट है, बट ये इसको सपोर्ट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सपोर्ट करेगा ऑल्टरनेटिंग को। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ऑल्टरनेटिंग करंट समझ नहीं आएगा। जब हम इसको समझ लेते हैं और फिर अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझेंगे, वेव्स किस तरीके से काम कर रही है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के कॉम्बिनेशन में। मागर कभी वो इंट्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप आगे जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको पढ़ाने वाले हैं तो आप अच्छे से एक्वायर कर पाओ, समझ पाओ। इसलिए उसका यहाँ पर बेसिक फंडा दिया जाता है कि भाई वेव्स कैसे काम करती हैं, रेडिएशन कैसे काम करती है, क्यों करती है, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद में यहाँ पर नेचर ऑफ रेडिएशन, तो सिंपल सी कहानी है नेचर ऑफ रेडिएशन में कि ये कनेक्ट और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये आपको जब देखोगे तो कुछ कुछ चीजें सिमिलर दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। अब सिमिलैरिटी में फिर आते हैं मॉडर्न फिजिक्स पे। मॉडर्न फिजिक्स में एटम न्यूक्लियर, कि भाई फिजिक्स में केमिस्ट्री क्यों पढ़े, और केमिस्ट्री वाले कहते हैं कि भैया हम केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री क्यों पढ़े। भाई लिंक है ना, बिना केमिकल के फिजिक्स एक एनहांस पॉइंट पे नहीं जा सकती, उसको बूम नहीं किया जा सकता, उसकी एनर्जी को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसकी एनर्जी को आप सोर्स नहीं कर सकते। उसके लिए आपको केमिस्ट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी, केमिस्ट्री को फिजिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको यही सारी एनर्जी तो फॉर्म तो बना लिया आपने, अब उसको कैसे मोशन में लेके आओगे, कैसे रेडिएट करोगे, कैसे उसको एक्सपेंड करोगे, कैसे उसको एंथैल्पी करोगे, समझ में आ रहा है? ये सारी की सारी चीजें आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के कॉम्बिनेशन से मिलेंगी। इसलिए केमिस्ट्री में फिजिक्स है और फिजिक्स में केमिस्ट्री भी है। सिमिलरली मैथ्स में फिजिक्स भी है और फिजिक्स में मैथ्स भी है। तो ये इंटर रिलेट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स, ये चेन है। अब नीट करेगा तो भी उसको ये पढ़ना पड़ेगा। अगर वो मैथ्स ले लेता है तो भाई नीट वाले की तो वैल्यू और बढ़ गई। फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही थी फॉर्मूला एक्वायर करने में, वो नहीं आएगी, रटना नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है उसकी। और जो मैथ्स नहीं ले रहा तो फिजिक्स फिर भी पढ़नी पड़ेगी ना, मॉडर्न फिजिक्स। टूल कैसे यूज करेगा, आयो में जो डॉक्टर बनेगा क्योंकि डॉक्टर तो बनेगा नहीं, टूल कैसे यूज करेगा, फिजिक्स के बिना कैसे टूल यूज कर ले, कितनी डेस्टिनेशन पे कितने पॉइंट पे कट लगाना है, सर्जरी करनी कैसे है, कितना उसका टेम्परेचर रखना है, प्रेशर उसको क्या देना है, और सारी की सारी चीजें फिजिक्स ही तो समझा रही है। इसलिए तो नीट में लगा रखी फिजिक्स, ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाओ। अब मेरा यहाँ पर पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ये है कि भैया पहले सिलेबस मैं उसी हिसाब से पढ़ाता हूँ, मुझे नहीं पढ़ाना कचरा, मुझे टॉपर बनाना है, मैंने लिख दिया यू आर द टॉपर, मेरा लिखा हुआ। आप टॉपर कब बनोगे, टॉपर जब बनोगे जब टॉपर की स्ट्रेटजी, आप कहीं पर भी खड़े हो, बॉटम पे हो या टॉप पे हो, आपको और ऊपर ही जाना है, नीचे तो नहीं आना। मुझे नहीं आना तो आपको कैसे आना, मैं नीचे नहीं आ रहा तो आप कैसे आ जाओ। एक कदम आगे जाना है, बेशक 10 कदम पीछे जाना पड़े, पर अगला जो कदम होगा ना वो पिछले वाले से आगे ही होगा। दैट इज द सिलेबस। अब आता हूं मैं इसकी दूसरी स्लाइड पे। जैसे मैंने